Hello everyone and welcome to this video. In this video, we will prepare the remaining part of debt schedule. Debt schedule will be almost the last videos. This will be the second or the third last video in the financial modeling module. So we have already set up the area for opening debt and for closing debt. In the previous video, we have already done that. Now in this video, we will prepare the formulas for रीपेमेंट ऑफ डेट और बोरिंग ऑफ डेट। तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू इफ अगर ये पर्टिकुलर ईयर जिस पर्टिकुलर कॉलम में ये फॉर्मूला हम सेट कर रहे हैं अगर ये 2020 बराबर है इसके, क्योंकि ये 2021 क्या है, ये बताता है कि ड्यू ईयर है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेट है जो हमें पे करना है। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब रीपेमेंट का टाइम आ गया है। तो क्या करेंगे, माइनस ये वाला डेट 293। इस बात का ध्यान रखना, पहला पहला ही लेना है, कहीं दूसरा और ये पहला ना हो जाए तो फिर मॉडल ठीक नहीं बनेगा। कोमा 0 अगर ये दोनों बराबर है 2020 और ये 2021 अगर ये बराबर हो गए तो ये वाला लोन पे कर दो वरना 0। तो अभी देखो कोई पेमेंट नहीं हुई, लेकिन अगर मान लो इसको मैं 2020 कर देता हूँ तो देखो पेमेंट हो गई। तो अगर 2021 किया तो ये पेमेंट कहाँ होनी चाहिए, अगले कॉलम में हो जानी चाहिए। तो कंट्रोल आर करने से पहले और कंट्रोल डी करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको लॉक करना पड़ेगा। इसकी कॉलम लॉक करो और इसकी रो लॉक कर दिया और इसकी कॉलम लॉक कर दिया। कंट्रोल डी कंट्रोल आर। अब देखो ये कब पे हुआ है, 2021 में, क्योंकि ये बता रहा है कि ड्यू ईयर कौन सा है 2021, तो इसकी पेमेंट 2021 में ही हुई और ये 2022 में हुई और ये 2023 में। लेकिन 24 में कोई पेमेंट नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2024 में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और ये हमने डाटा कहाँ से लिया था, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से लिया था। आपको याद होगा ये आपके मैच्योरिटी दे रखी है पूरी कि कौन से इंटरेस्ट का कब, कौन से पर्टिकुलर डेट का कब पर्टिकुलर ईयर है जिसमें उसकी पेमेंट होनी है, सब लिखा है यहाँ पे। यही हमने कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट किया था। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर 2020 कर देता हूँ तो जो पेमेंट 2022 में हुई वो अब 2020 में हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही सेट हो गया है यहाँ तक। अब कुछ और जो है जो बच गया है वो बता देता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ प्री पेमेंट का ऑप्शन लगाना है। क्या मतलब इस बात का, जैसे अगर आप ऊपर नोटिस करो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 585 रुपीज़ है हमारे पास। तो जब हमारे पास 585 रुपीज़ हैं एंड दैट इज़ अबाउट द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ, दैट इज़ अबाउट द मिनिमम बैलेंस। तो बैलेंस जो हमें मिनिमम चाहिए बैलेंस शीट के अंदर वो माइनस करने के बाद ये कैश फ्लो बच गया है। तो क्यों ना इस कैश फ्लो को यूज़ करके हम प्री पेमेंट करें। तो प्री पेमेंट कहाँ करना है, प्री पेमेंट करना है ये जो फॉल्स पार्ट है ना जहाँ जीरो लिखा है यहाँ पर करना है। तो फॉर्मूला मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। जैसे 2020 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ पेमेंट हो गई आपकी, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ 2020। ठीक है, इसको बाद में चेंज करेंगे लेकिन फॉर्मूला सेट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, फर्स्ट सेल में नहीं लगा रहा, मैं थर्ड में लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो देखिए इधर क्या करेंगे, पहले आपको एक बात समझनी है, वो यहाँ पर समझो। मान लो मेरे पास कैश है 100 रुपये और लोन जो मुझे पे करना है वो है 150। तो हम क्या पे करेंगे, 100 रुपये पे करेंगे, क्योंकि है ही 100 रुपये तो पे 100 ही करोगे भले ही लोन कितने का भी हो। और अगर मेरे पास कैश मान लो है 200, तो अब कितना पे करेंगे, अब पे करेंगे हम 150, क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे, तब तो हम लोन अमाउंट पे करेंगे। तो बात ये है कि जो मिनिमम होगा दोनों में वो पे करेंगे। जब ये सिचुएशन है तो 100 पे कर रहे हैं मिनिमम, और जब ये सिचुएशन है तब क्या पे कर रहे हैं 150 मिनिमम। तो इसी को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये जीरो हटाया, माइनस मिनिमम, मिनिमम ऑफ द टू। मिनिमम ऑफ द टू कैसे, जो बचा हुआ अमाउंट है वो और लोन, इन दोनों में से एक पे करेंगे, बचा हुआ अमाउंट और लोन। तो बचा हुआ अमाउंट क्या है वो कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखो। देखो हमारे पास 585 था, दिस
प्लस सम किसका, ये 2 का, राइट। लेकिन मैं जानबूझ के 3 ले रहा हूं, इसका एक कारण है, वो एक्सेल का, एक्सेल है, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सेल एक कारण है। लेना मुझे 2 चाहिए, मैं ले 3 रहा हूं। इसको भी 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि 3 क्यों लिए, आप कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो F33 इतने मेरे पास थे, और सम ऑफ दीज, ये जो वैल्यूज है ऊपर, इतना मैंने प्री रीपेमेंट कर दिया। तो ये जो कैलकुलेशन है ये क्या है, ये है बचा हुआ पैसा। बचा हुआ पैसा कोमा लोन अमाउंट। लोन कौन सा लेना है, ये थर्ड वाला 181। इसको समझेंगे अभी। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मिनिमम ऑफ द टू। मिनिमम ऑफ द टू का मतलब है बचे हुए पैसे, मतलब जो मेरे पास पैसा बच गया है कंपलसरी पेमेंट करने के बाद, वो पैसा और जो लोन है, इनमें से मैं क्या पे करूंगा, जो इनमें से मिनिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया था। तो इनमें मिनिमम क्या है, 181। हुआ क्या, ध्यान से देखना, मेरे पास थे 585 थे। अगर मैं 585 प्लस ये कर दूं, ये 2, तो पैसे कितने बचे, 292। लेकिन लोन कितना है, 181। तो क्या पे करोगे, 181 पे करोगे, दोनों में से मिनिमम जो होगा। तो 181 उसने पे कर दिया, ठीक है। तो 292 अभी भी हमारे पास पैसा बच गया है। कितना बच गया है, दिस प्लस ये, अभी भी मेरे पास 111 रुपये बच गए हैं जो मैं पे कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी 1 मिनट के लिए डिलीट करता हूँ मैं। इस फंक्शन को जैसे ही मैं ऊपर पे करूंगा, तो जी यहाँ पर जो जीरो आ रहा है, ये 463, ये पे नहीं हो जाएगा। तो पहले इसको पे करने से पहले लॉक करना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले F33 क्या है, F33 है 585। अगर ये नीचे आ गया तो दिक्कत करेगा, इसलिए इसको क्या करो, इसकी रो लॉक कर दो। यहाँ पर आएंगे, F33 की रो लॉक कर दी। अब जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, इसमें बड़ा ध्यान से देखना। मैं चाहता हूं कि जब ये रेंज कंट्रोल डी हो तो रेंज बढ़े, और कंट्रोल आर हो तो कॉलम चेंज हो। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये नीचे नहीं आना चाहिए। तो मैं इसकी सिर्फ रो लॉक करता हूँ, समझाऊंगा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। देखो, अब जब मैं इसे कंट्रोल डी करता हूँ, क्या हुआ है, कंट्रोल डी किया तो रेंज बढ़ी, F61 हो गया ना। जब फॉर्मूला यहाँ पर था तो 59 तक ले रहा था, जब फॉर्मूला नीचे आया तो एक रो और बढ़ गई, फॉर्मूला नीचे आया तो बढ़ गई। लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट नीचे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी रो लॉक कर दी गई है। देखो 57 लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसको कंट्रोल डी करता जाऊंगा, कंट्रोल डी, उससे क्या होगा, ये सम कर रहा है, इस इस पर्टिकुलर रेंज का सम कर रहा है। तो इस रेंज का टोटल हो जाएगा। तो जो हमारे पास ऊपर F33 है, उसमें से पहले ये सम होकर के माइनस करेगा कि कितनी पेमेंट हम कर चुके हैं। उसके बाद बचा हुआ पैसा हमारे पास कितना है, तो बचा हुआ पैसा और लोन, उसमें जो मिनिमम होगा वो पे कर दो, ठीक है। लेकिन अभी क्या बाकी है, फॉर्मूला मैंने थर्ड में लगाया था, सेकंड और फर्स्ट में तो नहीं लगाया ना। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके ऊपर पेस्ट करूंगा, तो क्या होगा, ये 463 ही पे हो जाएगा, ठीक है। अब पे होगा क्या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास पैसे कितने हैं। ये देखिए कितने पे हुआ, 291 पे हुआ खाली। ऐसा क्यों हुआ, 291 इसलिए पे हुआ क्योंकि हमारे पास पैसे कितने थे, 585। देखो हमारे पास पैसे थे 585, और उसमें से 293 पेमेंट में जा चुका था, तो बचे कितने, 292। लोन कितना था, लोन तो ज़्यादा था, लोन अगर देखोगे तो कितना था, 463 लोन था। तो उसमें से सिर्फ 291 पे हो गया, 292 291 ये अमाउंट पे हुआ है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा शायद, नहीं तो वीडियो दोबारा देखिए। अब इसे मैं कंट्रोल आर करूंगा, तो जैसे ही देखो मैंने कंट्रोल आर किया, क्या हुआ है, देखो जो पेमेंट अगले कॉलम में हो रही थी वो इसी कॉलम में हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर पैसे हैं, ध्यान से देखो 629 पैसे हैं, इतने हैं। तो पेमेंट अगले कॉलम में नहीं जा रही, पहले ही हो जा रही है, क्योंकि हमने प्री पेमेंट का ऑप्शन लगाया। अगर हमारे पास पैसे हैं तो पे करो, और पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं।
लेकिन पैसे अगर नहीं है और प्री पेमेंट और पेमेंट करना कंपलसरी है तो फिर हमें बोरोइंग करनी पड़ जाएगी। तो बोरोइंग कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी रुको 2 मिनट। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। किसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ पे आकर के 200 रुपये बढ़ा दिए, तो ये पैसे बढ़ गए 785 हो गए। तो जो पेमेंट अगले कॉलम में हो रही थी ना, वो अब पहले कॉलम में ही होनी शुरू हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे हो, ये देखो पेमेंट अगले कॉलम में गई हुई थी ना 171 के आसपास का कुछ अमाउंट, पहले तो वो इधर हो गया और पैसे ज़्यादा थे तो 29 नीचे भी पेमेंट हो गया। अगर मैं कुछ और पेमेंट कर रहा हूँ और पैसे ऊपर बढ़ाया हूँ इस कॉलम में, या इसी कॉलम में कुछ पैसे और बढ़ाया हूँ, जैसे मैं 5 रुपये और बढ़ा देता हूँ, तो जो 29 की पेमेंट यहाँ पे हो रही है ना, ये 34 की पेमेंट होने लगेगी। 5 रुपये और बढ़ा के आते हैं चलो, तो यहाँ पे 205 रुपये बढ़ा देता हूँ। अब देखना क्या हुआ, तो यहाँ पर 34 की पेमेंट हुई क्योंकि पैसे बढ़ गए। जो बचा हुआ पैसा है और जो लोन है उसमें जो मिनिमम है आप वो पे कर रहे हो। ठीक है, तो इस पार्ट को आपको समझ लेना है अच्छे से। अब एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर -600 हो जाए, तो आपके पास 15 रुपये की कमी है, नेगेटिव अमाउंट है। तो जब नेगेटिव अमाउंट होगा तो यहाँ पर बोरोइंग हो रही होगी। देखो क्या हुआ, 308 रुपये की बोरोइंग होगी। कैसे होगी जी 308? बोरोइंग तो फिर 15 की होनी चाहिए जी, नहीं। देखो 15 रुपये तो आपको वो वाले चाहिए जो ऊपर माइनस पड़े हैं, और 15 रुपये ये भी तो चाहिए ना फिर आपको, आई मीन 293 ये भी तो चाहिए जो कंपलसरी पेमेंट हो रहा है। कंपलसरी पेमेंट तो करोगे ही करोगे, कंपलसरी पेमेंट तो करोगे ही करोगे, तो वो पैसा भी चाहिए आपको, उतना ही बोरो करना पड़ेगा। तो ये मिला करके 308 हो गया। अब ये कैलकुलेशन कैसे आ रही है वो समझना है। देखिए इधर ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ इस मेन फंक्शन के अंदर से। तो हो क्या रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, -15, और ये जो सम फंक्शन लगाया है ये क्या है, -293। तो -15 और -293 मिलके कितने हो गए, 308। तो 308 माइनस के, और ये लोन, लोन इसमें मिनिमम क्या है, -308। तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, प्लस का मतलब बोरिंग होगी। अब हम क्या चाहते हैं कि जी ये बोरिंग नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रीपेमेंट का शेड्यूल है। बोरिंग हम यहाँ करेंगे, या बोरिंग के लिए कोई और जगह बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है ध्यान से समझिए। तो F2 किया, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इफ लगाएंगे यहाँ पे कि अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या करो, 0 दे दो। कि अगर मिनिमम का आंसर 0 से नीचे चला जाए, मतलब माइनस में चला जाए, तो फिर 0 दो। और अगर 0 से नीचे ना जाए तो जो मिनिमम दे रहा है, जो मिनिमम फंक्शन दे रहा है वही दे दो। इफ फंक्शन सबको पता है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। अब देखो क्या हुआ, नेगेटिव था तो हमने फंक्शन लगा दिया कि अगर नेगेटिव आ जाए तो उठा करके 0 दे देना, तो 0 आ गया। अब हम ऊपर जाते हैं वापस, ये हटा देते हैं। अब देखना, अब पेमेंट शुरू हो गई होंगी, पेमेंट आनी शुरू हो गई। और पैसे बढ़ा दोगे, मान लो यहाँ पर 1000 रुपये बढ़ा देते हैं हम, तो 1585 रुपये हो गए। अब 1585 की पेमेंट हो जाएंगी। यहाँ देखो टोटल अगर करोगे ना 1585, वो एग्जैक्टली उतनी ही पेमेंट हो रही है जितना हमारे पास ऊपर सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है। और बढ़ा दोगे और पेमेंट हो जाएगी। तो ये हम इस तरह की पेमेंट हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब आगे बात करते हैं। लेट सपोज आई or the user of the model or our client doesn't want to opt the option of prepayment। यहाँ पर दो ऑप्शन है ना, एक कौन सा है, ये कंपलसरी पेमेंट वाला, कि अगर ये ईयर आ गया है, ये 2020 इस 2020 के बराबर है तो फिर पे कर दो, पे कर दो। वरना चेक करो कि अगर पैसे हैं तो जितने हमारे पास पैसे हैं उसका प्री पेमेंट में लगा दो। लेकिन क्लाइंट प्री पेमेंट नहीं चाहता, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मुझे कॉलम बढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे, या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं। ये नोट्स जो यहाँ लिखे हैं इसको कट करके यहाँ लिखो और फिर ऑप्शन यहाँ पे डाल दो, या कहीं भी और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस ऑप्शन को यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मॉडल का स्ट्रक्चर ही बना रहे और हमारा ऑप्शन भी बन जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया सारे लास्ट तक। अभी समझ जाओगे आप ये मैं कर क्या रहा हूँ, 1 मिनट देखते रहो। देखिए F2 किया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी इफ का आंसर आएगा इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 1 के साथ। इसका कॉलम लॉक किया और मल्टीप्लाई कर दिया। इफ का जो भी आंसर आएगा वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो वैल्यू इफ की आएगी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज रह जाएगी। कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। अगर मैं ऑप्शन नहीं चाहता प्री पेमेंट का, मतलब कंपनी के पास पैसे हों तो कंपनी उसको डेट को प्री पे करने में यूज नहीं करना चाहती, तो आप उठा के यहाँ पे 0 लिख दो। देखिए तो इफ का जो भी आंसर आ रहा है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस पार्ट को आप वीडियो को 2 बार देख करके दोबारा बनाइए। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखिए। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोरोइंग वाला पार्ट कैसे सेट करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।